दोस्तों, भारत में आज भी खास करके रूरल इंडिया में उधार लेना एक प्रकार से सोशल स्टिग्मा माना जाता है। इसको थोड़ा सा नेगेटिवली देखा जाता है। कारण उसके अलग अलग है, कुछ रिलीजियस कारण है, कुछ सोशो कल्चरल कारण है। लेकिन अगर हम आज के भारत की बात करें, आज के एस्पिरेशनल यूथ की बात करें, तो काफी हद तक एक ईएमआई लाइफस्टाइल को हम अडॉप्ट कर चुके हैं। हो सकता है कि हमारी जितनी आमदनी है उस आमदनी से ज्यादा के हमारे खर्चे हो रहे हैं, और इन खर्चों का जो फाइनेंसिंग हो रहा है वो शायद क्रेडिट कार्ड से या फिर किसी से उधार लेकर के ये फाइनेंसिंग हो रहा है। वैसे ही अगर हम देश लेवल के ऊपर देखें तो सरकारें भी आज की डेट में बहुत ज्यादा मात्रा में डेट ले रही है। डेट के परसेंटेज की बात करूं मैं अगर, तो ये डेट का परसेंटेज अलग अलग सरकारों का बढ़ता जा रहा है, और इंडिया भी इसके लिए कोई एक्सेप्शन नहीं है। इंडिया में भी डेट टू जीडीपी रेशो दोस्तों पिछले कुछ सालों से बढ़ता जा रहा है। क्या इसके कारण है कि कब इसका जेनेसिस हुआ, क्या इसके ड्राइविंग फैक्टर्स है, ग्लोबल कंपैरिजन क्या कहता है, व्हाई बेसिकली द वर्ल्ड इज ड्राउनिंग इन डेट एंड व्हाट आर बेसिकली इट्स सॉल्यूशंस, या फिर डेट को फर्दर और बढ़ा देना चाहिए, उधार को फर्दर और बढ़ा देना चाहिए। इन सारे मुद्दों की अगले 15 मिनट के अंदर हमें चर्चा करनी है। एक इन डेप्थ एनालिसिस करना है, हमें जानना है उन सारे रीजंस को और सारे डायमेंशंस को जो इंडिया के पब्लिक डेट से रिलेटेड है। तो जान लेते हैं कि भारत में आज हमारा पब्लिक डेट का लेवल इतना ज्यादा बढ़ा क्यों, और ये इसकी शुरुआत कहां से हुई। तो 1990 में आप जानते हो दोस्तों कि गल्फ वॉर के बाद में, खास करके गल्फ क्राइसिस जो लेट 1980s में चला, उसके बाद भारत के अंदर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए तो इतनी भी फॉरेन करेंसी भारत के पास में नहीं थी कि हम हमारे इंपोर्ट्स को फाइनेंस कर सके। इतना भी पैसा हमारे पास में नहीं था कि हम जो लोगों से या फिर बाहर की कंट्री से उधार लिए हैं उधार हम सर्विस कर सके। ऐसी सिचुएशन में कंट्री फंस गई थी कि एक प्रकार से कहा जाए कि कंट्री का ही दिवाला निकल गया था तो भी कुछ गलत बात नहीं होगी। तो जब आपका ये बीओपी क्राइसिस आया, इस बीओपी क्राइसिस के बाद सरकार को आईएमएफ से कर्जा लेना पड़ा। आईएमएफ से एक बेल आउट पैकेज, जो पॉपुलरली हम इकोनॉमी में कहते हैं, वो बेल आउट पैकेज मतलब क्या था, आईएमएफ ने कुछ कर्जा हमें दिया। अब यहां से कंसिस्टेंटली अगर आप देखोगे, ट्रेंड्स में आपको आगे दिखाऊंगा कि कैसे भारत का पब्लिक डेट धीरे धीरे बढ़ता गया। सेकेंड कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर, एक शुरुआत की बात करें तो 1991 में जब ये बीओपी क्राइसिस के आफ्टर मैथ में जो हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म्स दोस्तों इकोनॉमी में लाए, उस रिफॉर्म्स के तहत इकोनॉमी को ओपन अप किया जाने लगा, प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को बढ़ाया जाने लगा। तो जब प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को इकोनॉमी में आपको बढ़ाना है तो यू नीड टू इन्वेस्ट मोर एंड मोर इन द इकोनॉमी। इन्वेस्टमेंट अगर अट्रैक्ट करनी है तो भारत सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर वहां पे खर्चा बढ़ाना पड़ा। लेकिन क्या भारत सरकार के पास में उतना रेवेन्यू आ पा रहा था? क्या भारत सरकार की आमदनी उतनी थी कि भारत सरकार इतना ज्यादा खर्चा करेगा? आमदनी दोस्तों कभी भी उतनी नहीं थी। 1950s से भी बात करें तो भारत सरकार का जो रेवेन्यू है, इट वॉज कंसिस्टेंटली लेस देन इट्स एक्सपेंडिचर। इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि भारत सरकार का रेवेन्यू वॉज ऑलवेज लेस देन इट्स एक्सपेंडिचर। मतलब जो बजट हमारा भारत का बना, यह बजट हमेशा से एक डेफिसिट बजट रहा। और जब हर साल आपका कुछ ना कुछ घाटा होगा तो आप मान के चलिए कि यह घाटा जब आप उधार ले रहे हो मार्केट से, यह उधार साल दर साल बढ़ता जाएगा। उधार के ऊपर जो इंटरेस्ट देना पड़ेगा उसका भी बर्डन आगे पास ऑन होता जाएगा। सिंपल शब्दों में अगर कहा जाए तो अगर मैं एक फैमिली लेवल के ऊपर कोई मुझे कार खरीदनी है और कार खरीदने के लिए बैंक वगैरह मुझे लोन नहीं दे रहा, लेकिन मैं अगर किसी दोस्त से लोन ले रहा हूं, तो ऐसे में वो दोस्त से अगर मैंने 5 लाख रुपए लोन लिया तो 5 लाख रुपए आज ले लिया, फिर मेरे को अगले साल कुछ और लेने की इच्छा हुई, फिर मैंने 2 लाख रुपए लोन लिया, फिर अगले साल कुछ और लेने की इच्छा हुई, 3 लाख रुपए लोन ले लिया। ऐसे करके करते मैंने अपना वहां पे लोन यानी कि अपने ऊपर जो उधार है वो मैं बढ़ाता गया। उसी प्रकार से दोस्तों भारत सरकार के पास जो आमदनी आ रही थी वो तो ज्यादा बढ़ नहीं रही थी जिस पेस के साथ भारत सरकार का एक्सपेंडिचर बढ़ रहा था। लेकिन खास करके 1991 के बाद में, क्योंकि इंफ्रा स्पेंडिंग भारत सरकार की काफी ज्यादा मात्रा में बढ़ जाती है, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना था,
और फिर ये डेफिसिट भी साल दर साल वहां पे बढ़ता हुआ दिखता है। इसके बाद क्या है कि कुछ क्राइसिस, कुछ ऐसी घटनाएं जो हमारे हाथ में नहीं थी लेकिन उसका इंपैक्ट हमारे इकोनॉमी के ऊपर पड़ा, और उस नेगेटिव इंपैक्ट से हमारी जनता को सेव करने के लिए सरकार को ज्यादा स्पेंडिंग करनी पड़ी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर जो एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस जो 1998-99 में आता है, इसके अलावा जो 2008 का सब प्राइम क्राइसिस और 2020 का दोस्तों कोविड-19 पैंडेमिक, जो आपने सबने, मैंने, हर एक के ऊपर जिसका एक इंपैक्ट पड़ा है। अब ऐसी जब क्राइसिस आती है तो क्राइसिस के कारण क्या है कि सरकारों का खर्चा बढ़ जाता है। अब खर्चा कैसे बढ़ जाता है, आम सवाल आ सकता है। सिंपल अगर मैं आपको कोविड-19 का बता दूं तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज बंद हो गई। इकोनॉमिक एक्टिविटीज बंद हो गई तो सरकार के पास में जो टैक्स के फॉर्म में पैसा आना है, यानी कि रेवेन्यू, ये टैक्स के फॉर्म में पैसा कम आने लगा। लेकिन क्या सरकार का एक्सपेंडिचर कम हुआ? एक्सपेंडिचर कम नहीं हुआ, सरकार का एक्सपेंडिचर रादर बढ़ता गया। आपको, मुझे, सरकार को वैक्सीन देनी पड़ी, फ्री ऑफ कॉस्ट हमें सरकार ने वैक्सीन दे दी, तो सरकार का एक्सपेंडिचर तो बढ़ता गया, रेवेन्यू नहीं बढ़ा। इस कारण से सरकार का वहां पे डेफिसिट खास करके कोविड के बाद में बढ़ता गया। सिमिलरली ये जो क्राइसिस वगैरह आई, क्राइसिस के कारण जो इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो डाउन हुई, वो स्लो डाउन को फर्दर टैकल करने के लिए जो काउंटर साइक्लिकल, थोड़ा सा टेक्निकल टर्म मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, बट यू शुड रिमेंबर दिस पॉइंट स्पेशली फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसीज जो सरकारों ने चलाई, खास करके कोई भी सरकार, यहां पे भारत सरकार की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहां पे सारी सरकारें, जब भी कोई क्राइसिस वहां पे आता है, गिवन देयर फिस्कल हेल्थ, जनरली दे विल अडॉप्ट काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसीज। काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसीज मतलब क्या कि जो आपका एक बिजनेस साइकिल होता है, जहां पे लेट्स से इकोनॉमी इज एट इकोनॉमिक बूम पीरियड, 8-9-10% ग्रोथ रेट चल रहा है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि कंसिस्टेंटली चलता रहेगा। तो कभी बूम चल रहा है तो देयर विल बी अ फेज ऑफ इकोनॉमिक स्लो डाउन, शायद हो सकता है कि देयर इज अ फेज ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन, कि ग्रोथ रेट गिरता जा रहा है, इकोनॉमी जो साइज है इकोनॉमी का वो साइज श्रिंक होता जा रहा है, फिर जो वृद्धि दर है, ग्रोथ रेट है, वो श्रिंक होता जा रहा है। अब अगर ग्रोथ रेट कम होता जाएगा मतलब क्या है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज दोस्तों गिर रही है। अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज वहां पे कम हो रही है तो लोगों को, मुझे बताइए आप, कि लोगों को नौकरियां ज्यादा मिलना शुरू हो जाएगी कि लोगों की नौकरियां जाना शुरू हो जाएगी। जैसे टीसीएस का भी रिसेंटली ले ऑफ हुआ, अलग अलग टेक कंपनियां, आईटी कंपनियां जो है लोगों को निकाल रही है। तो ये क्या दिखा रहा है हमें कि आईटी सेक्टर के अंदर कहीं ना कहीं स्लो डाउन की टेंडेंसीज हमें दिखा रहा है। जब भी इकोनॉमी के अंदर स्लो डाउन या रिसेशन की टेंडेंसीज होती है तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज वहां पे कम हो रही है। ऐसे टाइम पे सरकार को एक्शन में आना पड़ता है, सरकार को कुछ पैकेज वहां पे प्रोवाइड करना पड़ेगा टू रिवाइव दैट इंडस्ट्री, और ये पैकेज के कारण सरकार का एक्सपेंडिचर दोस्तों बढ़ जाता है। अब ये एक इंपॉर्टेंट कारण रहा है भारत के अंदर कि भाई साल दर साल हमारा डेट जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। इसके अलावा कुछ और खास बातें आपको मैं बता देता हूं, जैसे कि डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, सरकार की, देश की देखा जाए तो डेवलपमेंट नीड्स बढ़ती जा रही है। डेवलपमेंट नीड्स इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि भारत का युवा जो है, युवा पॉपुलेशन जो है दोस्तों, वो बढ़ती जा रही है। आपको एक सिंपल पॉइंट बताता हूं जो आपको बिल्कुल याद रहना चाहिए हमारे एक नागरिक होने के नाते, कि भाई 65% से ज्यादा पॉपुलेशन भारत की आज की डेट में यंग, यानी कि एक वर्किंग एज पॉपुलेशन, यंग तो नहीं कह सकते सारे पॉपुलेशन को, लेकिन ये वर्किंग एज पॉपुलेशन जरूर है हमारी, कि जो 15 से 65 एज ग्रुप वाली जो पॉपुलेशन है हमारी, वो पूरे पॉपुलेशन में से 65% पॉपुलेशन वर्किंग एज पॉपुलेशन। इसकी नीड्स है, इसको स्किल्स चाहिए, इसको बेहतर एजुकेशन चाहिए, इसको बेहतर अपॉर्चुनिटीज चाहिए, और यह प्रोवाइड करने का जिम्मा कुछ हद तक सरकारों का भी है। ऐसा नहीं कि सारा का सारा स्किल्स लेना, एजुकेशन लेना एक इंडिविजुअल का या परिवार का ही जिम्मा होता है। सरकार को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना नेसेसरी है, और अगर ऐसी अपॉर्चुनिटीज सरकार को प्रोवाइड करनी है तो सरकार को डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर दोस्तों बढ़ाना पड़ता है। मतलब क्या, एजुकेशन में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, हो सकता है आईआईटीज नहीं खोलनी पड़े, नए नए टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस वहां पे खोलने पड़े, हेल्थ केयर फैसिलिटीज लोगों के लिए वहां पे डेवलप की जाए, स्किल फैसिलिटी यानी कि स्किल डेवलपमेंट लोगों का वहां पे किया जाए। ये सारा जिम्मा एक प्रकार से सरकार के ऊपर होता है, और ये सारी चीजें के लिए क्या लगता है, इसके लिए आपको पैसा लगेगा दोस्तों, और ये पैसा जो खर्च हो रहा है इसका पेस बढ़ता जा रहा है,
पैसा जो आ रहा है इसका पेस तो हमारे पास लगभग उतना ही है, या फिर उसका पेस उतना ज़्यादा तेजी से नहीं बढ़ रहा जितना पेस तेजी से एक्सपेंडिचर का पेस बढ़ रहा है। थोड़ा पर्सपेक्टिव के लिए आंकड़े बता देता हूं, बेहतर हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे। इस साल का ही अगर मैं एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू की बात करूं तो इस साल का लगभग जो खर्चा है 50 ट्रिलियन रुपीस का इस साल का हमारा खर्चा है। सरकार के पास कितना आ रहा है? सरकार के पास 34 ट्रिलियन रुपीस आ रहे हैं। इससे आपको समझ में आ जाएगा 16 ट्रिलियन रुपीस इसी साल बस उधार लेना है। 2025-26 फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो दीज आर प्राइमरी द ड्राइवर्स ऑफ इंक्रीजिंग पब्लिक डेट, स्पेशली इन इंडिया। इंडिया बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री, इंडिया हैव सर्टेन नीड्स स्पेशली टुवर्ड्स इट्स पुअर पॉपुलेशन, स्पेशली टुवर्ड्स इट्स अनएम्प्लॉयड यूथ, और जिस कारण से सरकार का खर्चा बढ़ता जा रहा है। इसको हम नियर टर्म में, मीडियम टर्म में या लॉन्ग एक 8 से 10 सालों तक तो कम से कम इस खर्चे को हम कम नहीं कर पाएंगे। एंड दिस इज द रीजन व्हाई पब्लिक डेट इन इंडिया इज गोइंग टू ग्रो। दिस इज द पॉइंट। अब आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं भाई कि इसके ट्रेंड्स किस प्रकार से है, कि क्या यह खर्चा कुछ पिछले कुछ सालों में ही बढ़ रहा है या फिर इस खर्चे का जो ट्रेंड है वो कंसिस्टेंटली बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर इस ग्राफ की मैं बात करूं, आपको ये सारा का सारा जो डेटा है मैंने आपको एक ऑथेंटिक सोर्सेस से, कुछ आरबीआई से है, कुछ CAIC का डेटा है, ये सारा ऑथेंटिक सोर्सेस वाला डेटा दोस्तों पूरे रिसर्च के बाद आपके सामने पेश किया जा रहा है। अब अगर मैं टोटल पब्लिक डेट की बात करूं तो टोटल पब्लिक डेट अगर आप देखोगे 1980-1981 में इट वाज अराउंड 48-47% ऑफ GDP। मतलब अगर डेट टू GDP 47%, जो कि आज की डेट में जा पहुंचा है लगभग 83-84% तक। खास करके इसमें कुछ स्पाइक्स आपको देखने को मिलेंगे, स्पेशली जब जब कुछ क्राइसिस ईयर आया है या फिर जब जब कुछ शॉक्स इकोनॉमी में आए हैं और उसके बाद सरकारों को एक्शन में आना पड़ा है, उस टाइम पे आपको खास करके कुछ शॉक्स के कारण एक्सपेंडिचर सरकार का बढ़ता हुआ दिखेगा। इसके बाद इस साइड पे दोस्तों फिस्कल डेफिसिट का ट्रेंड्स आपको 1980 से लेकर के 2022-23 तक देखने को मिल रहा है। अब फिस्कल डेफिसिट मतलब क्या, सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बता दूं, ज्यादा टेक्निकल नहीं बताऊंगा, लेकिन सिंपल भाषा में बता दूं तो जो सरकार का एक्सपेंडिचर है, इफ सरकार का एक्सपेंडिचर इज मोर देन सरकार का रिसीट्स, तो एक सिचुएशन आएगी, उसको हम बोलेंगे डेफिसिट। और भारत सरकार का अगर फिस्कल डेफिसिट की बात करें तो भारत सरकार के पास पूरा पैसा कितना आ रहा है और भारत सरकार पूरा खर्चा कितना कर रही है, इसका जो गैप है इसको हम बोलेंगे फिस्कल डेफिसिट। टेक्निकल टर्म्स में बेसिकली आपका टोटल एक्सपेंडिचर का कंपोनेंट, मतलब जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो कंजम्पटिव एक्सपेंडिचर होता है, जो कि वेलफेयर एक्सपेंडिचर यानी कि पॉवर्टी रिमूवल के लिए, सब्सिडीज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के लिए, एसेट क्रिएशन के लिए एक्सपेंडिचर करते हैं, और इसमें से दोस्तों हमें माइनस करना पड़ेगा रेवेन्यू रिसीट्स, जो सरकार के पास में टैक्स के फॉर्म में पैसा आता है, और प्लस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स, यानी कि ऐसी कैपिटल रिसीट्स जो सरकार अपने एसेट्स को बेच करके कमाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर 5G स्पेक्ट्रम का नीलामी हो, या फिर नीलामी हो आपके अलग अलग जो कोल स्पेक्ट्रम्स वगैरह होते हैं, मिनरल ब्लॉक्स वगैरह होते हैं, उनकी। तो ये फॉर्मूले से हमें मिलता है दोस्तों फिस्कल डेफिसिट, और इस फिस्कल डेफिसिट के ट्रेंड्स हमें यहां पे देखने को मिल रही है। फिस्कल डेफिसिट होता है एक साल के लिए। अगर एक साल में कुछ उधार ले रहा हूं और पिछले 20 सालों से मैं हर साल उधार ले रहा था, तो पिछले 20 सालों का भी तो बर्डन दोस्तों मेरे ऊपर पड़ेगा। और ये टोटल बर्डन जो मैंने अब तक मेरे ऊपर पाला हुआ है, ये बर्डन मतलब क्या हो गया? पब्लिक डेट। ये टोटल पब्लिक डेट एंड दिस इज फिस्कल डेफिसिट। ये दो इंडिकेटर्स बड़े महत्वपूर्ण है आपको समझने के लिए। और तीसरा इंडिकेटर यहां पे इंटरेस्ट पेमेंट्स का, कि अगर मैं पुराने कर्जे लूंगा, पुराने कर्जों के ऊपर मुझे कुछ ना कुछ इंटरेस्ट वहां पे देना पड़ेगा, कुछ ब्याज देना पड़ेगा। कुछ मुफ्त में तो मुझे लोन नहीं देगा, ना ही भारत सरकार को कोई मुफ्त में लोन देने वाला है। तो ऐसे में जो इंटरेस्ट पेमेंट्स है, उस इंटरेस्ट पेमेंट्स एज अ परसेंटेज ऑफ GDP का भी ग्राफ 1980 से 2022-23 तक मैंने यहां पे आपको प्रोवाइड किया। लगभग आज की डेट में हम पहुंचे हुए 5% ऑफ द GDP। मतलब सिंपल भाषा में बता दूं, इस साल का ही आंकड़ा बता दूं, तो लगभग जितना भारत सरकार स्पेंड करती है उसका 20% दोस्तों इंटरेस्ट पेमेंट में जाता है। कि पिछले पुराने सरकारों ने जो भी उधार लिया था, उस उधार के ऊपर इंटरेस्ट बस 20% जा रहा है। आप सोचिए, तो जब ये ज्यादा मात्रा में डेट बढ़ता जाएगा तो ये उधार के ऊपर जो इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट देने का अमाउंट भी तो दोस्तों वहां पे बढ़ जाएगा। दिस इज द पॉइंट। नेक्स्ट अप इज, लेट्स अंडरस्टैंड
ओके, द क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कीजिएगा बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन विच विल बी देयर इन द होल वीडियो। उस बेसिस के ऊपर एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं आप आंसर देने के बाद आई विल गिव यू द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन फर्दर एंड एनालाइज द नेचर ऑफ द पब्लिक डेट इन इंडिया। खास करके अगर सोर्सेस ऑफ डेट की बात करें कि सरकार के पास ये डेट आ कहां से रहा है, कौन कौन सरकार को बेसिकली लोन दे रहा है, विच आर दोज एंटिटीज। अगर मेजर एंटिटी की बात करें तो जो रेड में आपको यहां पे दोस्तों दिख रही है, दीज आर कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स, खास करके यहां पे पब्लिक सेक्टर बैंक्स का जिक्र होगा, जो कि पब्लिक सेक्टर बैंक बेसिकली दे इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड दिस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर बेसिकली इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक इंस्ट्रूमेंट होता है दोस्तों, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जिसके थ्रू सरकार के द्वारा उधार लिया जाता है। और प्राइमरी अगर सरकार का पूरा डेट का प्रोफाइल अगर आप देखोगे तो डेट के प्रोफाइल में मेजर कंपोनेंट सिंस 2015-16 से लेकर के 2021-22 इनफैक्ट अभी भी मेजर कंपोनेंट इज बेसिकली प्रोवाइडेड बाय these commercial banks. Again, this thing is very important from competitive examination point of view, especially UPSC prelims में इसके ऊपर क्वेश्चन हमें पूछा जा सकता है। एंड सेकेंड बिगेस्ट कंपोनेंट इज इंश्योरेंस कंपनीज, क्योंकि क्या है, इंश्योरेंस कंपनीज के पास में एक लंबे टाइम के लिए वहां पे पैसा हम प्रीमियम के माध्यम से रखते हैं एंड दे बेसिकली इन्वेस्ट दिस मनी एंड गेट इंटरेस्ट ऑन इट फ्रॉम द गवर्नमेंट या फिर अलग अलग सोर्सेस। इसके अलावा आरबीआई से भी हमारी सरकार उधार लेती है। प्रोविडेंट फंड का यहाँ पे ब्लू में आपको आंकड़ा दिख रहा है। प्रोविडेंट फंड यानी कि जो हमारे सैलरीज में से जो अमाउंट कटता है, जिसको हम पॉपुलरली पीएफ कहते हैं, ये पीएफ भी सरकार के लिए उधारी का सोर्स है। तो इसको खास करके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं कि ड्यूरेशन ऑफ द डेट। ड्यूरेशन ऑफ डेट से दोस्तों क्या पता पड़ता है, इससे हमें पता पड़ता है कि वेदर द डेट इज सस्टेनेबल और नॉट। सस्टेनेबिलिटी ऑफ द डेट कैन बी असेस्ड थ्रू दिस पर्टिकुलर पॉइंट कि लॉन्ग टर्म डेट ज्यादा है या शॉर्ट टर्म डेट ज्यादा है। थोड़ा सा यहां पे दिमाग लगाइए और सोचिए इसके बारे में कि अगर मान लो कि मैंने उधार लिया हुआ है और उधार मेरे को अभी 6 महीने में वापस देना है, और एक ऐसा उधार है जो मेरे को 6 साल बाद वापस देना है, तो मैं किस बारे में ज्यादा चिंतित रहूंगा? मैं शायद उस 6 महीने के डेट के बारे में ज्यादा चिंतित रहूंगा, क्योंकि मुझे पूरा जुगाड़ लगाना पड़ेगा कि भाई 6 महीने बाद मुझे पैसा वापस देना है किसी को। ये बात को समझिए। उस 6 महीने वाले डेट को मैं क्या कहूंगा, ये शॉर्ट टर्म डेट है। तो वैसे ही सरकार के लेवल के ऊपर भी जो शॉर्ट टर्म डेट होगी, इट इज नॉट एज सच लॉन्ग टर्म डेट जो होगी वो इतनी ज्यादा पेन वाली डेट सरकार के लिए नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म डेट के लिए सरकार को इंतजाम करके रखने पड़ेंगे। इसलिए सरकार जनरली कौन सी डेट प्रेफर करेगी, जो लॉन्ग टर्म की है, जिसका टेन्योर लंबा है। यानी कि क्या, सरकार ने अगर उधार लिया मेरे से तो सरकार बोलेगी मैं तुम्हारा जो ये उधार है ये 30 साल बाद तुम्हें पैसा वापस दूंगा। जैसे प्रोविडेंट फंड का पैसा है, लोग 20-20, 30-30 साल तक रखते हैं पैसा सरकार के पास में। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा अमाउंट लेते होंगे, लेकिन प्राइमरीली अगर एक एवरेज ड्यूरेशन देखोगे तो 15, 20, 25, 30 साल के लिए पैसा रहता है सरकार के पास में। तो ये बात है। जैसे सरकार बॉन्ड्स इशू करती है, जो बैंकें जनरली पैसा जिसमें रखती है, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की मैं बात कर रहा था, ये पैसा भी सरकार के पास एक लॉन्ग टेन्योर के लिए दोस्तों रहता है, तो सरकार को ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता वहां पे नहीं होती है। अगेन अगर आप प्रोफाइल यहां पे देखोगे तो मोर देन 95% ऑफ द डेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 90 to 95%, ये पूरा आपका कहां पे है, ये लॉन्ग टर्म डेट है। ये रेड में जो दिख रहा है आपको, ये शॉर्ट टर्म डेट है। तो ज्यादा टेंशन की बात वहां पे नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं कि भाई भारत में इंटरनल डेट और एक्सटर्नल डेट, इसका क्या कंपोजिशन है और ये क्यों ज्यादा महत्वपूर्ण है एनालिसिस करना। इसको इस बात को समझिए कि अगर हमारी मेजर डेट, मेजर कंपोनेंट ऑफ द डेट इज बेसिकली इंटरनल डेट, तो ये ज्यादा दिक्कत का काम नहीं है दोस्तों ये। क्योंकि क्या है कि इंटरनल डेट होगी और रुपी डिनोमिनेटेड डेट होगी, जो सरकार कभी भी रुपी में वापस वहां पे कर सकती है, कोई दिक्कत की बात सरकार के ऊपर नहीं है। लेकिन जो एक्सटर्नल डेट होगी, वो एक्सटर्नल डेट थोड़ा दिक्कत वाला काम इसलिए होता है क्योंकि आप फॉरेन करेंसी प्रिंट नहीं करते हैं। आप जो है फॉरेन करेंसी आप स्टोर करके रखते हो, आपके फॉरेक्स रिजर्व्स में आपको रखते हो, और अगर कल को जाकर के फॉरेक्स रिजर्व ज्यादा मात्रा में डिप्लीट होने लगे तो ऐसे में फिर फॉरेन करेंसी के क्राइसिस या फिर फॉरेन एक्सचेंज में अगर वोलेटिलिटी वगैरह देखने को मिलती है, एक्सचेंज रेट में वोलेटिलिटी देखने को मिलती है, तो इसका अमाउंट वहां पे बढ़ भी सकता है। तो भारत में भी अगर आप देखोगे तो पूरा ओवरऑल डेट का जो कंपोजिशन है हमारा, उसमें से 4.3% के आसपास, ये 2020-21 का आंकड़ा है, ओवरऑल लास्ट 20 सालों के आंकड़े मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया हूं। तो ज्यादा यहाँ पे भी टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि मेजर कंपोनेंट
किसका है? इंटरनल डेट का। और इंटरनल डेट के मैंने सोर्सेस आपको ऑलरेडी बता दिए। अब आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं कि भाई इंपैक्ट क्या होता है, डेट का मेनली किसके ऊपर इंपैक्ट होता है। सबसे पहले एक समझिए कि जब सबसे ज्यादा डेट अगर हम रखेंगे तो डेट का इंपैक्ट सबसे ज्यादा किस चीज के ऊपर होगा? इस कारण से हमारा इंटरेस्ट पेमेंट्स का जो बर्डन है दोस्तों, ये इंटरेस्ट पेमेंट्स का बर्डन बढ़ जाएगा। थोड़ी देर पहले जो मैंने बोला आपको कि भाई अगर हम ज्यादा मात्रा में उधार लेंगे तो कभी ना कभी इसकी उधार की अदायगी हमें करनी पड़ेगी, वापस देना पड़ेगा, और साथ ही में पीरियोडिक इंटरेस्ट पेमेंट्स करनी पड़ेगी। अगर इंटरेस्ट पेमेंट्स आपको बढ़ रही है और अगर अभी फिलहाल हमारे भारत से 20% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर इज इंटरेस्ट पेमेंट्स, मान लो हाइपोथेटिकली कि ये 20% बढ़ करके 25, 30, 40% हो जाए, तो सरकार की स्पेंडिंग कैपेसिटी दोस्तों वहां पे रिड्यूस हो जाएगी। इंटरेस्ट पेमेंट का अगर बर्डन बढ़ रहा है तो स्पेंडिंग ऑन की सेक्टर्स ये रिड्यूस हो जाएगी हमारी। खास करके की सेक्टर्स मतलब जो देश की जरूरत है आज की डेट में, एजुकेशन, हेल्थ, स्किल्स और जो हमारा जनरल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे रोडवेज हो गए, रेलवेज हो गए, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, ये सारी चीजों के ऊपर जो सरकार खर्च करती है, यहां पे सरकार की फिस्कल स्पेस, इस पॉइंट को याद रखिए, इस वर्ड को भी याद रखिए कि फिस्कल स्पेस सरकार की रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी, कंस्ट्रेन हो जाएगी, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी। ये दिक्कत की बात हो जाएगी। इसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंपैक्ट, नेगेटिव इंपैक्ट की मैं बात कर रहा हूं यहां पे खास करके। नेक्स्ट नेगेटिव इंपैक्ट वहां पे क्या पड़ सकता है सरकार के हमारे ऊपर, कि जो क्राउडिंग आउट ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। अब दोस्तों क्राउडिंग आउट ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि अगर सरकार ज्यादा मात्रा में इंडियन इकोनॉमी में बैंकों से उधार ले रही है, तो आप मेरे जैसे लोगों को इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए पैसा बचेगा नहीं। अगर बैंकें मेजरली सरकार को ही उधार दे रही है, इफ गवर्नमेंट इज द प्राइमरी बोरोवर फ्रॉम द बैंक्स, देन हम किससे उधार ले? प्राइवेट इन्वेस्टर्स किससे उधार ले? तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज क्राउडिंग आउट ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा अगर हम देखें तो खास करके जो क्रेडिट रेटिंग से सरकारों की अगर अनसस्टेनेबल मैनर में डेट वहां पे दोस्तों बढ़ जाए, तो क्रेडिट रेटिंग्स, यानी कि सिंपल भाषा में इसको मैं आपको बता दूं, समझा दूं, तो इसमें क्या है कि जैसे हमारा जो क्रेडिट स्कोर होता है, ये क्रेडिट स्कोर जैसे हम अगर बैंकों को पता पड़ गया कि भैया ये बंदा जो है, इसने जो ये लोन लिया है, ये लोन शायद ये वापस नहीं दे पाएगा, इसने बहुत ज्यादा लोगों से लोन ले लिया, बहुत बैंकों से लोन ले लिया, तो ऐसे में हमारा क्रेडिट स्कोर नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है कि अगर हम रीपेमेंट नहीं कर पाए तो। वैसे ही अगर सरकार के उधार लेने की सस्टेनेबिलिटी वहां पे नहीं दिख रही है कि ये उधार जो है शायद कल को जाकर के उधार वापस ना दे पाए सरकार, तो सॉवरिन रेटिंग्स, क्रेडिट रेटिंग्स वहां पे गिर सकती है। क्रेडिट रेटिंग्स गिरने के कारण कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, दोस्तों ये कॉस्ट ऑफ बोरोइंग हमारी वहां पे बढ़ सकती है, और अगर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ रही है तो फिर से इंटरेस्ट पेमेंट का बर्डन बढ़ जाएगा, आने वाले टाइम में दिक्कत इस कारण से पैदा हो जाएगी। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, द मोस्ट सिग्निफिकेंट इंपैक्ट इज बेसिकली इंटरजेनरेशनल इनइक्वालिटीज। ये हमारी काफी ज्यादा मात्रा में डेट ज्यादा बढ़ने से हो सकती है। अब मैं आपको सिंपल सा इसका एग्जांपल देता हूं, जिसके थ्रू आप ये टर्म को बहुत अच्छे से समझ लोगे। इसका सिंपल सा एग्जांपल ये दोस्तों कि अगर आज हमारी सरकार उधार ले रही है और आज ये उधार प्रधानमंत्री कोई किसान के थ्रू किसानों को सब्सिडीज देने के लिए जा रहा है, किसी को डीबीटी के थ्रू पैसा देने के लिए जा रहा है, मैं नहीं कह रहा कि ये स्कीम्स गलत है, लेकिन दिक्कत क्या है कि ये कंजम्पटिव नेचर की चीजें हैं, इससे सरकार के लिए कोई एसेट का निर्माण नहीं हो रहा है। और अगर कोई सरकार के लिए एसेट का निर्माण नहीं होगा तो आने वाले जनरेशन्स के लिए इन जो सरकार आज पैसा खर्च कर रही है, इसका आने वाले जनरेशन को कोई लाभ वहां पे नहीं होगा। तो अगर आज हम ये पैसा सब्सिडीज के माध्यम से, लोगों को सैलरीज देने के माध्यम से जो ज्यादा मात्रा में एक वेस्टफुल एक्सपेंडिचर बढ़ा दे रहे हैं, और ये हम उधार लेकर के अगर वेस्टफुल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो इसका उधार चुकाने का कुछ जिम्मा तो आने वाले जनरेशन के ऊपर भी पड़ेगा। तो वो क्यों हमारा भार सहे? आपके जनरेशन, हमारे जनरेशन में और वो आने वाले जनरेशन में एक अनेक प्रकार की इनइक्वालिटीज दोस्तों वहां पे क्रिएट हो सकती है। तो ये वाला एक नेगेटिव इंपैक्ट हमें यहां पे समझना पड़ेगा। अब आते हैं और आगे समझ लेते हैं कि ग्लोबल कंपैरिजन, क्या ये भारत में ही बस डेट बढ़ी हुई है या फिर बाकी देश भी इसी ट्रेंड के ऊपर चल रहे हैं? तो अगर जापान का एग्जांपल ले दोस्तों यहां पे, तो जापान इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट
हम तो 85% के आसपास बैठे हुए, जापान इज रीचिंग 200-250%। यूएसए में भी अगर देखें तो लगभग 125% के आसपास यूएसए के अंदर डेट का परसेंटेज है। डेट, ये सारा परसेंटेज जो है, परसेंटेज बेसिकली डेट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, यानी डेट टू जीडीपी रेशो बेसिकली दोस्तों यहां पे आपको दिया हुआ है। अगेन दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स, एक ग्लोबल कंपैरिजन, एक अच्छा पर्सपेक्टिव आपका वहां पे डेवलप हो जाएगा कि बस भारत ही उधार नहीं ले रहा है, बाकी कंट्रीज भी डेट में ड्राउन हो चुकी है एक प्रकार से। ठीक है, तो ये मेजर इकोनॉमीज का मैं यहां पे डेटा दिया हूं, दीज ऑल इकोनॉमीज आर अंडर डेट टुडे। तो इसका एक अच्छा पर्सपेक्टिव थोड़ा समझ लेते हैं कि व्हाई द वर्ल्ड इज बेसिकली ड्राउनिंग इन डेट। क्यों अलग अलग देशों में ये डेट का प्रमाण और डेट का वॉल्यूम खास करके दोस्तों बढ़ रहा है। तो इसके हर एक देश में दोस्तों अलग अलग रीजंस है। अगर मैं थोड़ा कैटेगराइजेशन यहां पे करूं तो इमर्जिंग इकोनॉमीज या फिर पुअर कंट्रीज, खास करके उन पुअर कंट्रीज में डेट बढ़ने के रीजंस है उनकी डेवलपमेंटल नीड। जैसे कि भारत की बात अगर करें, भारत, वी आर नॉट अ पुअर कंट्री, नंबर वन, वी आर स्पेंडिंग मोर मनी, वी हैव लार्जर डेट बिकॉज वी हैव मोर एस्पिरेशंस। ठीक है, लेकिन अगर हमारे से पुअर कंट्रीज की बात करें कुछ, तो उनकी डेवलपमेंटल नीड्स, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर उनको कंट्री में चाहिए, भाई रोड बेसिक बनाने हैं, एजुकेशन प्रोवाइड करना है, दीज थिंग्स रिक्वायर मनी, दीज थिंग रिक्वायर फाइनेंसिंग। एंड poor countries, because they are called poor because of lack of economic activities, so they have less revenue sources। मतलब क्या कि टैक्स कलेक्शन वगैरह काफी ज्यादा कम होगा इन कंट्रीज में इसका, लेकिन टैक्स कम होने के बावजूद भी उनकी एक्सपेंडिचर नीड्स आर मोर, एंड दीज आर बेसिकली द रीजंस दोस्तों व्हाई पुअर कंट्रीज आर ड्राउनिंग इन द डेट। अगर मैं एडवांस्ड इकोनॉमीज का एक क्लासिफिकेशन करूं आपके पर्सपेक्टिव के लिए, तो एडवांस इकोनॉमीज सच एज यूएसए के अंदर, यूएसए इतना रिच कंट्री है, येट इट हैव 125% ऑफ जीडीपी बेसिकली एज अ डेट। तो ऐसा क्यों? क्योंकि यूएस में क्या है कि हिस्टोरिकली, एक तो हिस्टोरिकल डेट का बर्डन रहा है, हर साल दर साल डेट वहां पे बढ़ती जा रही है बिकॉज ऑफ वेरियस ऑब्लिगेशंस ऑफ द गवर्नमेंट। रिसेंट टाइम्स में कोविड-19 के बाद था, कोविड-19 के पहले भी इनफैक्ट ये जो मेडिकेयर वगैरह जैसे वेलफेयर पॉलिसीज वगैरह, इनके कारण एक बर्डन वहां पे एक्सचेकर के ऊपर बढ़ना, और प्राइमरी यूएस के अंदर डेट बढ़ने का एक इंपॉर्टेंट ड्राइविंग फोर्स दोस्तों ये है कि डिफेंस की स्पेंडिंग, ये यूएस के अंदर काफी ज्यादा मात्रा में है, और ये डिफेंस स्पेंडिंग यूएस के डेट टू पब्लिक डेट टू जीडीपी रेशो को बढ़ा दे रही है। जापान की बात करूं तो जापान के अंदर जो एजिंग पॉपुलेशन है, उस एजिंग पॉपुलेशन के कारण भी डेट का परसेंटेज दोस्तों बढ़ रहा है। आप बोलोगे एजिंग पॉपुलेशन भी दिक्कत है और यंग पॉपुलेशन भी दिक्कत है। एजिंग पॉपुलेशन कैसे दिक्कत है? तो एजिंग पॉपुलेशन के लिए हेल्थ केयर फैसिलिटीज, जो केयर इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट, इसी के साथ साथ सपोर्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर, साथ ही में उनके वेलफेयर के लिए वहां पे चीजें, इसमें वहां पे सरकार का पैसा जाता है। एक और एक टेक्निकल रीजन आपको मैं बता देता हूं कि लास्ट लगभग 20 से 25 सालों से जापान के अंदर जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट रहा है, वो एक प्रकार से स्टैग्नेंसी उस ग्रोथ रेट के अंदर हमें देखने को मिल रही है। और अगर जीडीपी का एक्सपेंशन वहां पे नहीं हो पा रहा है, जीडीपी एक स्टैग्नेंट हो चुका है। जीडीपी स्टैग्नेंट क्यों हुआ? क्योंकि पॉपुलेशन एजिंग हो रही है। 30% से ज्यादा दोस्तों पॉपुलेशन यहां पे 65 ईयर्स से ज्यादा वाली पॉपुलेशन है, तो ये दिक्कत वाली बात है। जापान इज बेसिकली अ कंट्री ऑफ ओल्ड मैन, तो ऐसे में ये पॉपुलेशन, वर्किंग एज पॉपुलेशन कम है, डिपेंडेंट पॉपुलेशन ज्यादा हो गई है, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट स्टैग्नेंट हो गया है, जीडीपी स्टैग्नेंट है, लेकिन डेट तो बढ़ता जा रहा है। इस कारण से जापान का डेट टू जीडीपी रेशो साल दर साल वहां पे बढ़ता जा रहा है। तो अब ये समझने की जरूरत है कि भाई क्या ये जो डेट है, क्या चीजें डेट को सस्टेनेबल बनाती है और क्या भारत को और ज्यादा मात्रा में डेट की आवश्यकता है। अगर मैं भारत के पर्सपेक्टिव में बात करूं तो भारत के पर्सपेक्टिव में दोस्तों एक चीज याद रखिए कि हम आज की डेट में जो 85% के आसपास बैठे हुए हैं, इस कॉन्टेक्स्ट में मैं खास करके एक चीज का जिक्र करना चाहूंगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना पड़ेगा कि फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट एक्ट 2003 के हिसाब से हमें अपनी फिस्कल डेफिसिट को साल दर साल कम करना है। रिसेंटली, मतलब एक रिसेंटली तो नहीं कह सकते लेकिन थोड़ा टाइम हो गया, 8-9 साल हो गए, एनके सिंह पैनल के रिकमेंडेशंस के हिसाब से
भारत सरकार की जो डेट है, उस भारत सरकार के डेट को हमें 40% तक लाना है और राज्य सरकारों की डेट को हमें, पब्लिक डेट को 20% तक लाना है। मतलब टोटल जो पब्लिक डेट होगी इट शुड बी इट शुड बी 60% ऑफ द जीडीपी। आज हम 85% पे बैठे हुए हैं, तो ये आने वाले टाइम में जरूर हम इसको कम कर देंगे, लेकिन ये इतना भी कम नहीं हो जाएगा कि हम 60% तक पहुंच जाएंगे। लेकिन मेरा मुद्दा यहां पे थोड़ा सा काउंटर मुद्दा है कि क्या भारत ने डेट को कम कर देना चाहिए या फिर रादर वी शुड बी स्ट्राइविंग टुवर्ड्स मोर डेट, कैन वी अफोर्ड टू हैव मोर डेट। ये डायमेंशन मैं आपको यहां पे एक्सप्लोर करने की कोशिश करूंगा कि भाई भारत के अंदर खास करके अगर आज हम देखें तो वी हैव इंफ्रा नीड्स। अगर हमें विकसित भारत बनना है एट द रेट 2047 तो इकोनॉमी नीड्स टू ग्रो एट अ रैपिड पेस। आज हम 6.5% ग्रोथ रेट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दिस इज नॉट इनफ टू अचीव विकसित भारत का ड्रीम। 6.5% growth rate of the economy is not even enough to achieve the dream of becoming $7 trillion economy by 2030। दोस्तों इसके लिए हमें डबल डिजिट ग्रोथ रेट चाहिए रहेगा। जीडीपी को हमें एक्सपैंड करना पड़ेगा और जीडीपी को एक्सपैंड करने के लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए। 150 ट्रिलियन रुपीस का इन्वेस्टमेंट चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर में, तब जाकर के कुछ हद तक हम $7 ट्रिलियन के आसपास पहुंच जाएंगे। अगर इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट इंफ्रा में चाहिए तो इसके लिए पैसा कहां से आएगा? इंफ्रा में तो इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर क्यों करेगा? इंफ्रा में मेनली अगर पिछले 20 साल का ट्रेंड देखें तो पब्लिक सेक्टर हैज बीन द मेन मूवर इन द इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग एंड गवर्नमेंट नीड्स टू टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी even with let's say public private partnership projects, but government needs to be the prime mover। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, आज की डेट में भारत के अंदर फॉर्मली स्किल्ड पॉपुलेशन कितनी है? 7%। 7% जनता फॉर्मली स्किल्ड है और यंग पॉपुलेशन का देश हमारा है। डेमोग्राफिक डिविडेंड की हम बात करते हैं। अगर इस डेमोग्राफिक डिविडेंड को वाकई में देश के हित के लिए और देश के विकास के लिए इस्तेमाल करना है तो इस डेमोग्राफिक डिविडेंड को पहले स्किल देना पड़ेगा और ये स्किलिंग के लिए दोस्तों खर्चा आएगा। एजुकेशन के अंदर जो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, एनईपी के ड्रीम्स को अचीव करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट लगेगी, इट इज ऑल्सो गोइंग टू इंक्रीज आवर एक्सपेंडिचर। और अगर ये की एलिमेंट्स के ऊपर, मतलब अगर मैं होलिस्टिक एक टर्म दे दूं और बोलूं यहां पे कि ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट के नीड्स के लिए सरकार को खर्चा आने वाले सालों में बढ़ाना पड़ेगा, बिकॉज ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट अलॉन्ग विद द इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट are going to be the prime movers for us to achieve the dream of विकसित भारत at the rate 2047। तो इन सब चीजों करने के लिए तो पैसा लगेगा और ये पैसा जब लगेगा तो डेट का लेवल भी दोस्तों वहां पे बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन फिर एक फंडामेंटल क्वेश्चन आता है कि अगर हम ये डेट का लेवल बढ़ाए, 85% से भी ज्यादा बढ़ा दे, तो फिर इकोनॉमिस्ट उनको बुरा लगेगा। एक्सपर्ट्स हिंदू में, एक्सप्रेस में आर्टिकल्स लिखना शुरू करेंगे कि भाई ये तो गलत राह के ऊपर सरकार जा रही है। बट क्या ये चीजें करना आज के डेट में एक नीड ऑफ आवर है? ये भी एक थिंकिंग पॉइंटर आप वहां पे समझ लीजिए। कुछ चीजें, कुछ इंडिकेटर्स होंगे जो डेट को हमारे हेल्दी बना सकते हैं। मैं उन चीजों की लास्ट एक डायमेंशन में बात करना चाहूंगा यहां पे कि क्या वो चीजें हैं जो भारत की डेट को हेल्दी रख सकती है। तो सबसे पहले दोस्तों यहां पे बात याद रखिए कि हमें आने वाले टाइम में जीडीपी का जो आउटपुट है हमारा, उस जीडीपी का जो साइज है, इसका हमें एक्सपेंशन कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा, ग्रोथ रेट को कंसिस्टेंटली एक्सपैंड करना पड़ेगा। ये एक फैक्टर वहां पे हो सकता है। दूसरा, लॉन्ग टर्म डेट का कंपोजिशन वहां पे ज्यादा रहे। तीसरा, जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है, जीडीपी का ग्रोथ रेट शुड बी मोर देन द इंटरेस्ट रेट्स एंड बॉन्ड यील्ड्स ऑफर्ड इन द कंट्री। अगर इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड यील्ड्स कम हो और जीडीपी का ग्रोथ रेट आपका ज्यादा है, तभी जाकर के हमारी डेट जो है दोस्तों सस्टेनेबल रह सकती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डेट प्राइमरीली इंटरनल सोर्सेज से ही हमें रखनी पड़ेगी। तो यहां में से काफी कुछ इंडिकेटर्स आज की डेट में इंडिया के पक्ष में है। इफ इंडियन गवर्नमेंट इज ऑफ ओपिनियन कि भाई हमारे लिए प्रायोरिटी डेवलपमेंट है, हमारे लिए प्रायोरिटी विकसित भारत है, तो दोस्तों आने वाले टाइम में भारत डेट को फर्दर बढ़ा सकता है।
आपको इस विषय के बारे में, इस डेट के बारे में क्या लगता है? आपको यह वीडियो कैसा लगा? आप कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।